हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री, ओनली एट learnohub.com। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे इस चैप्टर के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जो कि है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। यस, इस वीडियो में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं द चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का थर्ड पार्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये है पहला टॉपिक हमारा। क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले तो इनर्शिया क्या होती है, हमने लीनियर मोशन में देखा था। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया वो टेंडेंसी ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी है जिसमें अपना वो स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं करना चाहती है। कब तक वो मेंटेन करते रहती है? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो जाए, जब तक कि उसमें उस फोर्स के कारण कोई एक्सीलरेशन ना आ जाए, तब तक वो अपना स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट मेंटेन करके रखती है, और इस टेंडेंसी को क्या कहते हैं? इनर्शिया। ठीक है, वैसे रोटेशनल मोशन में सपोज एक बॉडी अगर रोटेट कर रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन में अगर एक बॉडी है रोटेट कर रही है, तो ये तब तक अपना रोटेशनल मोशन को मेंटेन करते रहेगी जब तक कि इस पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना अप्लाई हो जाए, है ना। तो रोटेशनल मोशन में हम टॉर्क यूज करते हैं, फोर्स दैट गिव्स द टर्निंग इफेक्ट। ओके, नाउ तो इनर्शिया क्या होती थी? इट इज द मेजर ऑफ द मास। हम कहते थे ना, जो मास हैवी है उसकी इनर्शिया ज्यादा है ना। वैसे ही रोटेशनल मोशन में हम क्या कंसिडर करते हैं? MOI, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसे हम कहते हैं रोटेशनल एनालॉगस ऑफ मास। ठीक है, तो ये होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फाइन। नाउ अभी देखो, इसे मेजर कैसे करते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है, ये किस पे डिपेंड करती है? तो इनर्शिया तो डिपेंड करती है टोटली मास पे, है ना, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के साथ साथ एक्सिस पे भी डिपेंड करती है कि किस एक्सिस में वो रोटेशन हो रहा है। ठीक है, जैसे कि सेम ऑब्जेक्ट है, इसकी एक्सिस क्या है? ये है, और इसको जब ये टायर को जब ऐसे घुमाया जा रहा है, मींस इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? ये है। ठीक है, तो जब ऐसा है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, सॉरी, यस, कुछ ऐसा है, ये डायमीटर के अलोंग, अगर आप ये 3D विजुअलाइज कर पाओगे तो ऐसा है। तो दोनों के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी? अलग अलग होगी, भले ही ऑब्जेक्ट सेम हो, लेकिन सिर्फ अगर इनर्शिया की बात करता मैं लीनियर मोशन में, तो दोनों का मास अगर सेम है, इनर्शिया सेम। ठीक है, तो वैसे ही अगर देखो इनर्शिया को मेजर कैसे करेंगे, तो इनर्शिया क्या होगी? इनर्शिया अबाउट अ गिवन एक्सिस। हमेशा इनर्शिया जो मेजर होगी ना, उस एक्सिस डिपेंडेंट है ना, वो एक्सिस पे डिपेंड करती है। इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी अब हमें पता करना होगा, तब हमें एक्सिस को डिफाइन करना होगा कि किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल रहे हैं। तो अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मासेस of the particles and the square of the distance from the axis of rotation। सिंपल से मैं समझाता हूं कि सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है, P1, P2, P3, ठीक है, ऐसे Pn पार्टिकल्स तक है। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी, सपोज दिस इज द एक्सिस, हाँ, इस एक्सिस के अलोंग ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रही है, कुछ सपोज किसी चीज से अटैच्ड है, ये रोटेट कर रही है, एक पंखे जैसे घूमती। ठीक है, तो यहां से ये इसकी डिस्टेंस जो है वो है R1,
यहां से इसकी डिस्टेंस r2, यहां से इसकी डिस्टेंस सपोज r3। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहती है? दैट इज इक्वल्स टू टोटल इसकी जितनी, इसके प्रोडक्ट ऑफ मास एंड r1, इसकी मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, इसकी स्क्वायर प्लस इसकी जितनी होगी वो हो जाएगी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी अबाउट दिस एक्सिस। समझते? तो इसको कैसे लिख सकते हैं? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर। ठीक है, सीरीज जैसा मैंने बनाया। इसको कैसे लिख सकते हैं हम समेशन में? समेशन i इक्वल्स टू 1 टू i इक्वल्स टू n। ठीक है, mi ri स्क्वायर, ये हो गई क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो, इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अंतर क्या है कि इनर्शिया इज टोटली डिपेंडेंट ऑफ मास और totally dependent on mass, but mass, sorry, not mass, and moment of inertia जिसे डिनोट करते हैं I से, ठीक है, वो क्या है? It is not only dependent on mass but also dependent on the distance from the axis, means axis पे डिपेंड करता है। अभी देख लो कि यहां पे एक्सिस सपोज ये है, ठीक है, दिस एक्सिस, यहां पे कोई एक पार्टिकल थी तो उसकी डिस्टेंस ऐसी है। अभी जैसे एक्सिस अगर ये वाली हो गई तो ये जो पार्टिकल है ये तो इसके पास आ जाएगा, है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज आ जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे सिंपल हम एग्जांपल्स देखेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, टेंसर पे ज्यादा फोकस नहीं करना, ये मतलब अभी समझने के लिए आपको जरूरत नहीं है टेंसर्स क्या होते हैं। वेक्टर्स, स्केलर्स, दो क्वांटिटी हम पढ़े थे। वेक्टर्स में क्या पढ़ा था कि जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, स्केलर जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। सो टेंसर ना ही वेक्टर है ना ही स्केलर है। टेंसर का एक और एग्जांपल जैसे स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारे टेंसर क्वांटिटीज हैं। ओके, तो ये सब आप बाद में सीखोगे, अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो तो आप सीखोगे बाद में टेंसर। तो अभी के लिए बस जान के रखो कि टेंसर क्या है, सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? टेंसर क्वांटिटी। अच्छा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट होगी kg मीटर स्क्वायर, दिस इज द यूनिट, और डायमेंशन ml स्क्वायर, है ना, t0, ये होगी डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फैक्टर्स अफेक्टिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डिपेंडेंसी हम देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस चीजों पे डिपेंड करती है। तो मेजरली 4 चीजें हैं। पहला है पोजीशन ऑफ द एक्सिस, ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, शेप ऑफ द बॉडी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मेरे पास ये नोटबुक है, तो अगर इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन मैं इसके सेंटर से, ठीक है, ये मानता हूं परपेंडिकुलर टू इट्स सेंटर ऑफ मास, राइट, परपेंडिकुलर टू द प्लेन अबाउट द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अगर मैं इसको रोटेट करता हूं ऐसे अपनी उंगलियों पे, तो क्या हो जाएगी? इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ अलग होगी देन अगर मैं इसे रोटेट करता हूं ऐसे। अगर एक्सिस में यहां मानता हूं, इसके किसी एक एंड पे मानता हूं, तो इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हालांकि ऑब्जेक्ट सेम है, मास सेम है, लेकिन एक्सिस क्या हो गया? यहां पे पोजीशन ऑफ द एक्सिस क्या हुआ? चेंज हुआ, इसीलिए इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगी। अच्छा, ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस, इन दोनों में से कंफ्यूज नहीं होना। जैसे कि पहले ऐसे था, ठीक है, इस पे कुछ एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अब मैं क्या कर रहा हूं, सेम सेंटर से जा रही है बट इसका ओरिएंटेशन में चेंज कर दिया, परपेंडिकुलर ना रख के पैरेलल रख दिया। ठीक है, अब क्या होगी? ये ऐसे रोटेट कर रही है ना, तो इस केस में इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं होगी पहले वाले केस से। ठीक है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? डिफरेंट हो जाएगी। तो यही कुछ फैक्टर्स है, डिपेंड करता है कैसे ये सब हो रहा है। ये सब हम आगे समझेंगे कि कैसे हो रहा है, कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है विथ एक्सिस के साथ साथ। ओके, आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं रोटेशन का? देखते हैं कि सपोज एक बॉडी है,
एक कोई बॉडी है, ऐसा कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल है, P1, P2, P3, Pn, ठीक है, और ये क्या हो रही है, इस एक्सिस के अलोंग रोटेट हो रही है, ठीक है, रोटेट हो रही है, ठीक है, विथ सम एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा। नाउ हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी, है ना, हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी, लेकिन सारे पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। सो एवरी पार्टिकल हैज द सेम एंगुलर वेलोसिटी, और जो कि है इसके बराबर, ओमेगा के बराबर, लेकिन बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इसकी स्पीड सबकी क्या होगी, डिफरेंट होगी। सो वी कैन राइट v1 दैट इज वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल ऑफ द नंबर वन पार्टिकल, इसे हम लिखते हैं p1 इक्वल्स टू क्या होती है, v इक्वल्स टू r ओमेगा होती है, तो दैट विल बी r1 ओमेगा। r1 क्या डिस्टेंस है, r1 ये डिस्टेंस है, ये r2 डिस्टेंस है एक्सिस से उस पार्टिकल तक की दूरी, ठीक है, r1 ओमेगा। वैसे ही v2 को कैसे लिख सकते हैं, r2 ओमेगा। जस्ट लाइक दैट vn को कैसे लिख सकते हैं, rn ओमेगा, ठीक है, रोटेट हो रही है, इसमें एनर्जी क्या होगी, एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², यही तो लिखते हैं, ठीक है, लिख देते। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या होती है, हाफ mv², v² की जगह पे v1² प्लस v2² प्लस v3², सब कुछ करेंगे। अच्छा, मास भी तो अलग अलग है, पार्टिकल 1 की मास है m1, पार्टिकल 2 की मास है m2, पार्टिकल 3 की मास है m3, ठीक है। तो देखते हैं कैसे लिख सकते हैं, हाफ m1 v1² प्लस हाफ m2 v2² डॉट 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 एंड सो ऑन, हाफ mn vn²। ओके, नाउ सी क्या होगी, v को हम कैसे लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू r ओमेगा होती है ना, तो v1 क्या हो जाएगी, r1 ओमेगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, r1 ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m2 r2 ओमेगा का स्क्वायर एंड सो ऑन, हाफ mn rn ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अभी देखो, अगर मैं हाफ को बाहर रखता हूं और क्या यहां पे देख रहा हूं कौन कौन से टर्म का सम हो रहा है, m1 और r1² प्लस m2 और r2², ओमेगा तो कांस्टेंट है हर केस में, तो ओमेगा को कॉमन ले सकते हैं, तो इसको मैं लिख दूंगा ऐसे, समेशन ऑफ i1 to n mi ri स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ये ब्रैकेट के बाहर आएगी तो स्क्वायर लग जाएगी, यहां पे भी स्क्वायर है, ठीक है, ये हो गया। अब ये mi/ri² ये कैसा दिख रहा है, यही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन वी कैन राइट इट एज हाफ i ओमेगा स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, हाफ i ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि i क्या है, दिस समेशन ऑफ i to n, i इक्वल्स टू 1 to n mi ri², ठीक है, समझ में आया ना कैसे हुआ, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी ये वाली वैल्यू, ये वाली फॉर्मूला पता होनी चाहिए, k इक्वल्स टू हाफ i ओमेगा स्क्वायर, ये क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। एक चीज और, एक और इंपॉर्टेंट बात, I जो है इसे हम लिखते हैं, अगर डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस बॉडी नहीं है, डिस्क्रीट है, तब क्या होता है, हर एक पार्टिकल की मास और एक्सिस से उसके डिस्टेंस के स्क्वायर को हम सम करके लिखते हैं ऐसे। बट अगर पार्टिकल कंटिन्यूअस है, राइट, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी है, बॉडी अगर कंटिन्यूअस है, तब क्या करते हैं, तब हम ऐसे कोई एक पॉइंट पार्टिकल डिफाइन नहीं कर सकते, है ना, तब क्या करते हैं, आई को हम लिखते हैं
इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी। ठीक है, कंटिन्यूअस सिस्टम में हम इंटीग्रेट करते हैं, डिस्क्रीट सिस्टम में हम समेशन करते हैं। ये मैंने कहाँ पे बताया हुआ है? ये मैंने हमारे बेसिक मैथमेटिक्स वाले जो वीडियो है उसमें बताया हुआ है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार उसको देख सकते हो कि इंटीग्रेशन और समेशन में क्या डिफरेंस है। तो काइनेटिक एनर्जी हमने जान लिया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट था, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एक और इंपॉर्टेंट चीज, भले ही ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी सेम हो और वो सेम एंगुलर स्पीड से घूम रही हो, लेकिन उसके एक्सिस हर बार अलग अलग अगर हो रहे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आएगी। कैसे? कि सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है कोई और ये पहले इस एक्सिस से घूम रही है विथ एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? और इसकी अगर सपोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात करें वो है आई अलोंग दिस एक्सिस अबाउट दिस एक्सिस, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यही ऑब्जेक्ट को अगर इसके एक्सिस में चेंज करता हूं कि अभी ये ऑब्जेक्ट इस एक्सिस में घूमने लगेगी। ठीक है, सपोज ये एक्स था, ये ए एक्सिस था, ये बी एक्सिस है सपोज। ठीक है, तो बी एक्सिस में घूमने लग रही है विद द सेम एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा। स्पीड सेम है, मास भी सेम है। अब ये अगर लीनियर मोशन में होते तो क्या कहता, मास सेम है, वेलोसिटी सेम है, तो हाफ एम बी स्क्वायर, एनर्जी तो वही रहेगी। लेकिन एक्सिस चेंज हो गया, एक्सिस चेंज होने से क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज आ जाएगी। तो इसकी जो नई मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हो गई आई डैश। अब जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या लिखेंगे, हाफ आई डैश ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है कि काइनेटिक एनर्जी अबाउट एक्सिस वो भी अलग अलग होती है, ओके, ऑफ द सेम बॉडी ओनली। रेडियस ऑफ गायरेशन जो कि हमारा अगला टॉपिक है, तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि रेडियस ऑफ गायरेशन ये कौन सी नई चीज आ गई है। ठीक है, इतने देर तो हम टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ पढ़ के आगे बढ़ रहे थे, अब अचानक से गायरेशन थोड़ा अलग टॉपिक लग रहा है, बट है नहीं कुछ इसमें। मैं बहुत इजीली समझा रहा हूँ कि सपोज एक बॉडी है, ठीक है, कोई भी बॉडी है, ठीक है, रिजिड बॉडी, ये क्या हो रही है, किसी एक एक्सिस के अलोंग ये रोटेट कर रही है, तो इसमें कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई। सपोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट दिस एक्सिस, इट इज रोटेटिंग। अभी हमने क्या किया कि इस बॉडी को एक पॉइंट मास कंसीडर कर लिया, मींस इसकी जो टोटल मास है वो हमने सेम रखा, एक पॉइंट मास कंसीडर किया सपोज, और इसकी भी मास इसके बराबर है। लेकिन अभी इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगी, है ना। एक्सिस ये क्या होती है, बॉडी क्या होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, शेप पे डिपेंड करती है, एक्सिस के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करती है ना। तो पॉइंट मास कंसीडर कर लिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ठीक है, बट अगर मैं कोई ऐसा एक्सिस डिफाइन करूं जिसके अलोंग अगर ये रोटेट करे तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले की जितनी ही हो, आई ही हो, तो वो एक्सिस से उस पॉइंट मास का जो डिस्टेंस होता है उससे हम कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। सिंपल, क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। एक बार फिर समझाता हूं कि अगर एक बॉडी है उसको मैंने पॉइंट मास कंसीडर कर लिया है, ठीक है, और उस पॉइंट मास को किसी ऐसे एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहे हैं जहां पे उसकी पहले जितनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया थी फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ मास वो सेम है। ठीक है, तो उस एक्सिस से इस पॉइंट मास की दूरी जो है उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, सिंपल। नाउ रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे लिखते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन को हम डिनोट करते हैं विथ के। ठीक है, इसकी यूनिट होती है मीटर में। ठीक है, यूनिट क्या होती है, मीटर में। रेडियस मतलब क्या, लेंथ ही हुआ है ना, तो वो मीटर में। ओके, अभी देखते हैं कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है और सपोज करते हैं कि सारे पार्टिकल्स की मास सेम है m। ओके, क्या है, सेम है, डिस्टेंस अलग अलग है, सपोज r1 r2 r3 कुछ भी एक डिस्टेंस है। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, I इक्वल्स टू m r1 स्क्वायर प्लस m r2 स्क्वायर प्लस m r3 स्क्वायर, ऐसे करके m rn स्क्वायर।
ठीक है, तो बहुत सारे मास है और सारे मास अगर इक्वल है तो m प्लस m प्लस m प्लस m 2m प्लस 3m ऐसे करके n इंटू m लिख सकते। तो अगर मैं इसे ऐसे लिखूं m इंटू n और यहाँ पे r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 rn स्क्वायर बाई एक n से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर मैंने मल्टीप्लाई किया है ना। नाउ तो ये m इंटू n क्या हो गया, m इंटू n यानी कि टोटल मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, जिसे हम डिनोट कर लेते हैं सपोज कैपिटल N से। और ये जो पूरी क्वांटिटी है इसे हम बोलते हैं क्या, k स्क्वायर। तो वेयर k इज इक्वल्स टू रूट अंडर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 rn स्क्वायर बाई n, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन k के टर्म्स में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कुछ ऐसा लिख सकते हैं। ओके ओके फाइन। अभी देखो ये जो k इक्वल्स टू रूट अंडर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, इसे हम क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, RMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब समझते हैं टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच का क्या रिलेशन है, ठीक है। सो टॉर्क क्या है, टॉर्क इज द फोर्स विच इज कॉजिंग द टर्निंग इफेक्ट। तो सपोज एक कोई बॉडी है जो कि विथ सम यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन इट इज रोटेटिंग, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम कैसे लिखते हैं, अल्फा से लिखते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स है, सपोज इसकी मास है m1, इसकी मास है m2, इसकी मास है m3, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r1, एक्सिस से इसकी डिस्टेंस r2, इसकी डिस्टेंस r3, ये हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है, ये m2 है। भले ही द एंगुलर एक्सेलरेशन इज सिमिलर फॉर ऑल द पार्टिकल्स, बट इसकी जो लीनियर एक्सेलरेशन होगी वो तो डिफरेंट होगी, बिकॉज एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, दैट लीनियर एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू r इंटू अल्फा, है ना, r इंटू अल्फा। तो वैसे अगर पार्टिकल 1 की बात करूं तो इसकी लीनियर एक्सेलरेशन दैट इज a1, ये क्या हो जाएगी r1 अल्फा, a2 क्या हो जाएगी r2 अल्फा, अल्फा कांस्टेंट है, वैसे ही an क्या हो जाएगी rn अल्फा। सिमिलरली अगर इस पे फोर्स देखे, ठीक है, फोर्स देख रहे, टॉर्क नहीं, टॉर्क रोटेटिंग इफेक्ट देख, तो ईच पार्टिकल में अगर फोर्स होगा तो F1 में क्या होगा m1 a1, है ना, m1 मास इनटू एक्सेलरेशन m1 a1, F2 क्या हो जाएगा m2 a2, वैसे ही Fn क्या हो जाएगा mn an, ठीक है। और ये इसको कैसे लिख सकते हैं, m1 r1 अल्फा, m2 r2 अल्फा, वैसे ही एंड सो ऑन mn rn अल्फा, ठीक है। अभी देखो तो जो टोटल फोर्स होगा कैपिटल F और समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 to n, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mi ri इंटू अल्फा, ठीक है। mi ri क्या आ रहा है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आ रहा है, राइट। अगर मैं दोनों तरफ एक r मल्टीप्लाई करता हूं, मतलब f इंटू r और f क्रॉस r, ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ अगर r से मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, f क्रॉस r क्या होती है, टॉर्क होती है। सो ये क्या आ जाएगा, टॉर्क, और इसके जगह पे हम लिख सकते हैं mi ri, इस तरफ भी एक r से मल्टीप्लाई किया ri से ही, ठीक है, तो दिस विल बी स्क्वायर, ओके, और ये आ गया अल्फा। अभी ये देखो ये क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो टॉर्क इक्वल्स टू I इंटू अल्फा, ये है टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिफरेंस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच का रिलेशन। अभी भी समझो, फिर से समझो कि
टॉर्क भी अलग अलग होगी अगर एक्सिस डिफरेंट डिफरेंट होगा, है ना। डिफरेंट टॉर्क हो सकता है, भले ही एंगुलर एक्सेलरेशन अगर सेम भी हो लेकिन टॉर्क अलग हो सकता है, क्योंकि टॉर्क डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझते हैं अब एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या रिलेशन है। तो पहले तो देखो एंगुलर मोमेंटम, पहले एक बॉडी कंसीडर करो फिर से, ठीक है, जो कि एक एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रही है विथ सम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, ठीक है। नाउ इसकी जो हर एक पार्टिकल है, सपोज m1 एक पार्टिकल है, m2 एक पार्टिकल है जिसकी डिस्टेंस एक्सिस से है, सपोज r1 r2, ऐसे ही एक कोई पार्टिकल है mn, ठीक है। इन सारे पार्टिकल्स की जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी, बट एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम है। तो हर एक पार्टिकल की मोमेंटम जो है वो भी डिफरेंट होगी। तो अगर p1 में लिखता हूं मोमेंटम ऑफ दैट फर्स्ट पार्टिकल, वो क्या होगी, m1 v1, ठीक है। v को ओमेगा के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं हम, v इक्वल्स टू r ओमेगा, सो m1 r1 ओमेगा, ठीक है। वैसे ही p2 को लिखेंगे तो m2 r2 ओमेगा एंड सो ऑन। pn को लिखेंगे तो mn rn ओमेगा। नाउ ये आ गई लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम में क्या रिलेशन है। एंगुलर मोमेंटम जिसे हम कहते हैं L, वो क्या होती है, P क्रॉस R, P इंटू R लिख सकते हैं हम, है ना। नाउ L1 क्या होगी, M1 R1 ओमेगा इंटू एक और R है, कौन सा R है, R1 ही होगा, सो M1 R1 स्क्वायर ओमेगा। वैसे ही L2 को कैसे लिखेंगे, M2 R2 स्क्वायर ओमेगा, L ऐसे ही एंड सो ऑन। Ln को कैसे लिखेंगे, Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। देखो अभी टोटल एंगुलर मोमेंटम दैट इज L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट 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 Ln, उसे हम लिखते हैं समेशन y1 to n Li, है ना, Li ये होगी। अभी ये Li क्या है, Li है Mi Ri की स्क्वायर और इंटू ओमेगा, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा हम कॉमन ले सकते हैं। अभी देखो ये वाली जो वैल्यू आई ये फिर से आ गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो वी कैन राइट L इक्वल्स टू I इंटू ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा ये जो सारे इक्वेशंस हम निकाल रहे हैं, तो इसमें से ये वाली इक्वेशन देखो, L इक्वल्स टू I ओमेगा, हमने लीनियर मोशन में P इक्वल्स टू mv हमने पढ़ रखा है ना, P इक्वल्स टू mv मतलब मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। और यहां पे क्या आ रही है, एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो ये रिलेशन कुछ ना कुछ सेटिस्फाई कर रहा है, कुछ ना कुछ एनालॉगस आपको बताना चाह रहा है। क्या जब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहला स्टार्ट किया था तो हमने क्या कहा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास इन लीनियर मोशन। मींस लीनियर मोशन में जो मास है, द मेजर ऑफ मास जिसे हम इनर्शिया कहते हैं, वैसे ही रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो देखो एंगुलर मोमेंटम ये मास की इक्विवेलेंस आ रहा है कि नहीं, राइट, ऑलमोस्ट एनालॉगस आ रहा है ना, जैसा मास है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस टाइप का है। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच का क्या रिलेशन होता है वो हम समझते हैं। तो पहले तो देखो एंगुलर मोमेंटम को हाई ओमेगा लिखते हैं हम, आई ओमेगा, ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूं dl dt, आई तो कांस्टेंट रह जाएगी, है ना, अबाउट एन एक्सिस, फाइन। तो ओमेगा क्या होगी, डी ओमेगा dt, ठीक है। डी ओमेगा dt क्या होती है, डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा, ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू t, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब आई अल्फा, dl dt इक्वल्स टू आई अल्फा। आई अल्फा
हम ये वाले रिलेशन में भी तो पढ़े थे, टॉर्क इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क के बीच का रिलेशन, है ना। तो इन दोनों इक्वेशन से, इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं डी एल डी टी इक्वल्स टू टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क, ये हम लिख सकते हैं। अब आगे जो समझेंगे ना वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन एनी बॉडी देन द एंगुलर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट। मतलब अगर एक्सटर्नल टॉर्क, इसको हम कैसे लिखते हैं, डी एल डी टी, अभी अभी हमने पढ़ा। तो अगर ये एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, इसका मतलब डी एल डी टी क्या हो गई, जीरो। तो एल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फाइनल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो थी वो फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगी। ओके, अब देखो एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन है ना, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन वो भी अनचेंज्ड होगा इफ द एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो। सो इफ एक्सटर्नल टॉर्क किसी बॉडी पे वो जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है ये भी अनचेंज्ड रहेगी। ठीक है, तो चाहे कुछ भी चेंज हो, और एक बॉडी में कुछ भी चेंज हो जाए, लेकिन अगर उसमें कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो उसकी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहने वाली है, उसकी डायरेक्शन अनचेंज रहने वाली है। इसीलिए जो भी हमारी ये वाला जो कंडीशन है, डायरेक्शन अनचेंज, ये इस रीजन को, ये इस डेमोन्स्ट्रेशन को सेटिस्फाई करता है, इस थॉट को सेटिस्फाई करता है कि जो भी प्लैनेट्स है वो किसी एक फिक्स्ड ऑर्बिट में सन के अराउंड घूम रही है, राइट। बिकॉज एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन वो चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम है, और इस पे हम कंसीडर कर रहे हैं कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा है। तो ये इस रीजन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये वाला, कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। इसीलिए ऑर्बिट जो कि एक प्लेन में है, प्लैनेट जो कि एक ऑर्बिट में घूम रही है और वो ऑर्बिट किसी प्लेन में है, वो घूमती रहती है विदाउट मूविंग और विदाउट चेंजिंग इट्स ऑर्बिट। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं वेयर वी हैव अप्लाइड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो पहले तो इस केस में देखो, ये जो एक स्पिन हो रही है, देखो ये क्या होती है, ये फ्री बॉडी स्केटिंग, आइस स्केटिंग है। तो ये एक स्पोर्ट है, इसमें क्या हो रही है कि देखो जैसे ही इसकी पैर बाहर की ओर रहती है ना, बाहर की ओर रहती है, तो क्या हो रही है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो धीरे धीरे, और जैसे ही इसकी पैर अंदर की ओर आ जाती है इसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होने लगती। तो पहले तो ये समझना है कि एंगुलर मोमेंटम जो है, कैसे इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लग रहा है। तो एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम क्या होती है, आई इंटू ओमेगा, है ना। तो अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो क्या चेंज हो सकता है, या तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर एंगुलर स्पीड। तो जब ये पैर स्प्रेड होते हैं इनके, जब एक्सिस बड़ा होता है, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी ज्यादा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होने के वजह से क्या हो जाएगी, एंगुलर स्पीड कम होगी। तो जैसे ही वो एक एक्सिस पे, देखो जैसे ही वो अपने पैरों को पास में लाते हैं, देखो इस पॉइंट पे, ये रहा ये पॉइंट, और हाथों को भी लाते, तो ये एक्सिस के अलोंग इसकी एंगुलर स्पीड क्या होती है, अचानक से बढ़ने लगती है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गई है। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। ओके, दूसरे केस में देख लो, सेम केस वाइल डाइविंग, जैसे अपने बॉडी को वो छोटी कर लेता है तो क्या होती है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाती है, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा इफ एंगुलर स्पीड इज कांस्टेंट। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे ही घटी, क्या हो गई, ये एंगुलर स्पीड इसकी बढ़ जा रही है। देखो कितनी तेज तेज ये घूम रहा है। जैसे ये अपने हाथ को खोलता है वैसे इसके एंगुलर स्पीड रोटेशन की वो क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे ही हाथ को खोलते वक्त वो बढ़ जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रही है, m इंटू आर स्क्वायर। तो रेडियस यानी कि एक्सिस से उसकी डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी, अगर मैं हाथ खोलूंगा, अगर ये मिडिल, ये अगर पॉइंट मेरा एक्सिस है, मैं हाथ खोलूंगा
और फिर घूमना चाहूंगा तो एक्सिस से ये मेरे फिंगर टिप्स, इसकी पोजीशन क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है तो क्या हो जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगी, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा यानी कि ओमेगा कम, और जैसे ही मैं हाथ कम खींच लूंगा, एक्सिस के पास ले आऊंगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम और एंगुलर स्पीड ज्यादा, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल देखो, ये दो एग्जांपल हम लोग समझ गए हैं डाइविंग का केस में और ये स्केटिंग में। तीसरा एग्जांपल में देखो कि हेलीकॉप्टर्स में दो प्रोपेलर्स क्यों होते, एक तो ये ऊपर और एक ये साइड में, ऐसा क्यों है, ठीक है। तो इसमें भी एंगुलर मोमेंटम, चूंकि एक्सटर्नल टॉर्क देखो, अगर सपोज करते कि ये वाला प्रोपेलर नहीं रहता तो क्या प्रॉब्लम होती, तो क्या ये जो मशीन है, ये जो हेलीकॉप्टर है, इसके ऊपर क्या है, एक पंखा लगा हुआ है, ये प्रोपेलर है, तो जैसे ये प्रोपेलर अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो एक टॉर्क जनरेट कर रही है, तो इसके वजह से ये मशीन क्या होती, ये जो हेलीकॉप्टर का ये बॉडी है, ये भी इसके साथ साथ घूमने लगता है ना, ये भी इसके साथ साथ घूमने लगता। तो क्या किया जा रहा है, यहां पे एक और फैन लगाया जा रहा है जिससे एक्सटर्नल टॉर्क जो है उसको बैलेंस आउट कर रही है, ठीक है। अभी ये फैन को इस तरफ लगाने से क्या हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट जो अगर इस डायरेक्शन में घूमने लगती बिकॉज ऑफ दैट रोटर, तो ये क्या होता है, इसको बैलेंस करके सीधे डायरेक्शन में ले आए। तो एक्सटर्नल टॉर्क को यहां पे जीरो किया जा रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क जब जीरो होगा तभी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगी। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो हर जगह पे देख लो फिजिक्स है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, है ना। तो इंटरेस्टिंग है, टफ मत समझो, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे ही एक्सिस को खोलते हैं एंगुलर स्पीड क्या होती है, घट जाती है, ठीक है। और जैसे ही हाथों को खोलते हैं और जैसे हाथों को पास लाते हैं एंगुलर स्पीड बढ़ जाती है। एग्जाम्पल, ओके आगे बढ़ते हैं। थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब थ्योरम्स क्या है इसमें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का थ्योरम हमें क्या बताता है कि कोई भी अगर एक पॉइंट पे किसी ऑब्जेक्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पॉइंट एक एक्सिस पे अगर डिफाइंड है, तो हम उसी ऑब्जेक्ट के किसी दूसरे एक्सिस पे उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल सकते हैं। मतलब इट इज नोन दैट वी कैन कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम बॉडी अबाउट अनदर एक्सिस व्हेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज गिवन, ठीक है। तो इसके लिए दो थ्योरम है, एक है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड दूसरा है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो समझाता हूं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि सपोज ये एक बॉडी है, इसकी सेंटर ऑफ मास से ऐसे कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया दी गई है, ठीक है। और इसी के पैरेलल में अगर कोई एक एक्सिस डिफाइन करता हूं, सपोज ये वाली एक एक्सिस है, ठीक है, ये है आई सेंटर ऑफ मास कंसीडर कर लो, और यहाँ पे ए भी लिख देते हैं, ओके। यहाँ पे के, ये है के एल, एल एंड के, और ये है ए एंड बी, ठीक है। बट ये जो पॉइंट है ये क्या है, इसकी सेंटर ऑफ मास है। तो अगर सेंटर ऑफ मास के अलोंग परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन अगर मुझे इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो किसी दूसरे एक्सिस पे जो इस एक्सिस के पैरेलल होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू आई ए बी इक्वल्स टू आई के एल प्लस एम डी स्क्वायर, वेयर डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास से इसकी दूरी, इस एक्सिस की दूरी, ठीक है। इसे और सजा के अच्छे से लिख सकते हैं, दैट इज आई इक्वल्स टू आई ऑफ सेंटर ऑफ मास मीन्स I about center of mass plus mass of the body into d square, where d is the distance from this point to the axis. ये कब अप्लाइड है, जब ये एक्सिस पैरेलल होगा इस एक्सिस के, ठीक है। अगला थ्योरम क्या कहता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो ये वैलिड है जब लैमिना टाइप का कोई ऑब्जेक्ट हो, लैमिना मीन्स कोई शीट जो कि एक प्लेन में हो। तो सपोज ये है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट वाला, x ये रह गया सपोज z एंड दिस इज y, ठीक है। तो इस प्लेन में कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x जो है वो है ix। सो ix क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट
एक्स, आई वाई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई, आई जेड क्या होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड। अब ये z जो है ये xy प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, अगर ये xy प्लेन है तो z ये है, तो इसके अबाउट अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है और मुझे x और y पता है, तो हम सिंपली आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई लिख सकते हैं। ठीक है, आई एक्स प्लस आई वाई लिख सकते हैं। इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होगा कि होना कि अगर z एक्सिस है तो ही ऐसे लिख सकते हैं, नहीं, अगर कोई दो पैरेलल है, राइट, एक एक्सिस और दो एक्सिस, अगर कोई भी एक्सिस हो, यहाँ पे x की जगह अगर z भी होता तो भी इन दोनों इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो होगा उसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ x प्लस सम ऑफ y, या फिर x की जगह अगर z होता तो सम ऑफ z प्लस सम ऑफ z एंड y, ये हम लिख सकते थे। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दो थ्योरम्स थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। ठीक है, इस थ्योरम्स को यूज करके हम निकाल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डिफरेंट एक्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रेगुलर शेप्स और सम रेगुलर ऑब्जेक्ट, जैसे कि एक रिंग, ठीक है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, बट यहाँ पे एक्सिस डिफरेंट है। मैं दिखाता हूं आपको। पहले जो एक्सिस है वो क्या है, इसके अलोंग अगर रोटेट कर रही हो, ठीक है, बीच में ये एक्सिस मांग के ऐसे गोल गोल ये घूम रही है रिंग, ठीक है, एक्सिस में जैसे एक व्हील घूमती है। ठीक है, नाउ इस केस में इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी दैट इज mr², इतनी होगी। ठीक है, वेयर r इज द रेडियस। ठीक है, एक्सिस से इसकी ये रिंग की रेडियस हम मान सकते हैं। अब अगर एक्सिस डिफरेंट हो, है ना, ये अगर एक्सिस हो, ठीक है, और ऐसे ऐसे रोटेट करिए, तब इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी, 1/2 mr²। ठीक है, 1/2 mr² अबाउट दिस एक्सिस। ओके, तो ये कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो वैल्यूज है ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगर ये टेंजेंशियली रोटेट हो रहे, टेंजेंशियल यानी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मेरे हाथ में ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर ही है, ठीक है, इसके टेंजेंशियल है ना, इसके टेंजेंशियल अगर ये रोटेट कर रही हो, मींस आप मेरे इस उंगली को अगर एक्सिस मानो तो इसके टेंजेंशियल यानी ऐसे रोटेट हो रही हो, तो जाके इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है वो होती है I = 2mr²। क्या हो जाएगी, 2mr²। वैसे ही अगर मैं एक डिस्क की बात करूं, ठीक है, सो दिस इज अ सर्कुलर डिस्क, है ना, इसके अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी क्या होती है, I = 1/2 mr²। ठीक है, 1/2 mr²। ठीक है, और अगर ऐसा हो, इसके अलोंग ये अगर एक्सिस है, इसके अलोंग अगर ये रोटेट कर रही है ये डिस्क ऐसे, तो इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I होगी वो क्या होगी, 1/4 mr²। तो डिस्क, रिंग, रॉड, ये सब की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू अबाउट डिफरेंट एक्सिस, ये आपको याद रखनी है ताकि हम डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई कर सके और डायरेक्ट हमें इसका सोल्यूशन निकाल सके। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। अच्छा, अगर इस एक्सिस का पता है, इसके अलोंग हमें निकालना है, इसके पैरेलल, तो निकाल सकते हैं भाई, अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से भी हम निकाल सकते हैं अगर ये है और हमें इस एक्सिस के अलोंग निकालना है तो बहुत सिंपल हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही हमने ये सब कैलकुलेट किया हुआ, बट ये सब थोड़े आपको याद रखने हैं। जैसे कि आगे आप देखो तो ये एक टेबल है वेयर डिफरेंट जो रेगुलर शेप्स है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहले तो देख लो क्या है। पहला एक रॉड जैसा है, पॉइंट मास है, सपोज ये पॉइंट मास है, mr² होती है। थिन रॉड अबाउट एक्सिस, ये वाली एक्सिस के अराउंड 1/12 ml²। तो L क्या है, लेंथ ऑफ दिस रॉड। ऐसे ही बहुत सारे हैं, ये आप नोट डाउन कर लेना। राइट, सिलेंडर की क्या होती है, हॉलो सिलेंडर की क्या होती है, और फिर जाके सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फेयर, थिन हॉलो स्फेयर, कोन, स्लैब,
एवरीथिंग इज हियर। और इसमें से कुछ कुछ आपको जैसे कि रॉड, सिलेंडर, स्फेयर, रिंग, डिस्क, ये सारे आपको याद रखने हैं। रोलिंग मोशन, तो रोलिंग मोशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रोलिंग मोशन किसे कहते हैं? व्हेन एन ऑब्जेक्ट जिसके पास ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रही हो, साथ ही साथ रोटेशनल मोशन भी कर रही हो। जैसे कि एक व्हील मैंने कंसीडर कर लिया, एक डिस्क, ठीक है, तो ये क्या हो रही है? ये ट्रांसलेशन मोशन कर रही है अलोंग दिस प्लेन, ठीक है, अलोंग दिस लाइन ये ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, और साथ ही साथ ये घूम भी रही है विद सम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, ठीक है। तो जब ट्रांसलेशन मोशन कर रही होती है तो इसकी जो वेलोसिटी है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, वो किसके बराबर होगी? जो इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, ठीक है। तो इसका सेंटर, हमें क्या दिखेगा कि इसकी सेंटर ऑफ मास स्टेबल है और ये ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। बट अगर यहाँ पे कोई एक पार्टिकल हम ऑब्जर्व करें तो वो क्या दिखेगा हमें कि वो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है। ये हमने पहले भी पढ़ा है रोलिंग मोशन में, ठीक है। तो अगर ये प्योर रोलिंग है, मीन्स अगर स्किडिंग नहीं है, प्योर रोलिंग मीन्स रोलिंग मोशन दो टाइप के हो सकते हैं, एक रोलिंग विदाउट स्किडिंग, एक रोलिंग विद स्किडिंग, ठीक है। तो इस केस में अगर रोलिंग विदाउट स्किडिंग होती है तो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू आर इनटू ओमेगा। दिस इज द आइडियल केस, ओके, दिस इज द आइडियल केस। अभी हम आगे देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन को कैसे निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन क्या होती है? रोलिंग मोशन में क्या है? ट्रांसलेशन भी है, रोटेशनल भी है, इसलिए जो रोलिंग मोशन में काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का सम होगा, ठीक है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी के टी टोटल इक्वल्स टू के टी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, वी किसका वेलोसिटी? अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रही है, ट्रांसलेशन भी कर रही है और रोटेशन भी कर रही है, तो वेलोसिटी हम किसकी लिखते हैं? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ना। तो v सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये तो होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो, इफ प्योर रोलिंग, ये केस है, अगर प्योर रोलिंग का केस है तो हमने क्या पढ़ा था कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगी वो आर ओमेगा के बराबर, तो ओमेगा इक्वल्स टू हम वी सेंटर ऑफ मास बाय रेडियस लिख सकते हैं, ठीक है। आई को अगर मैं रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं? आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, जहां पे के क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन। अभी ये दोनों वैल्यूज मैं अगर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूं तो हमारा जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगा वो क्या आएगा? हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई के जगह पे एम के स्क्वायर और वी सी एम के जगह पे ओमेगा के जगह पे वी सी एम बाई आर, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज लिया था ना हमने, ओमेगा के जगह पे वी सी एम यानी कि वी सी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अभी यहां से हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर अगर कॉमन लेता हूं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। टोटल काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, क्या हो गया? इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, ये हमने निकाला क्या? टोटल काइनेटिक एनर्जी। रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, तो सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है जो एक इंक्लाइंड प्लेन से रोल होके नीचे आ रही है, तो इस ऑब्जेक्ट में क्या होगी? इसकी जो मास है सपोज m है और इसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल R, ठीक है। तो इसकी मास काम करेगी नीचे एंड दो कंपोनेंट्स होंगे। अगर इस स्लोप क्या है? थीटा, देन दिस इज mg cos थीटा और ये क्या है? mg sin थीटा, ठीक है। इस पे एक नेट रिएक्शन कैपिटल N एंड इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा। तो ये रफ इंक्लाइंड प्लेन है जहां पे फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा हूं। तो अभी देखो, इस केस में
जो इसके एक्सेलरेशन होगी उसकी ये वैल्यूज दी गई है, एक्सेलरेशन, ये फ्रिक्शनल फोर्स की, ये टाइम टेकन की, है ना। तो ये सब वैल्यूज, ये सब फॉर्मूलाज आपको याद रखने फॉर लाइक अगर आप जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो। वैसे तो ये डिराइव भी किए जा सकते हैं बट नीट के लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए फॉर्मूलाज मैंने लिख दिए हैं। सो पहला देखो एक्सेलरेशन क्या है, mg sin थीटा बाई m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। तो आई क्या है, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अराउंड तो रोटेट हो रही है, तो अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और इसे अगर मैं रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में लिखूं तो कैसे लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू जी साइन थीटा, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इक्वल्स जी साइन थीटा बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। कुछ भी नहीं किया, इस इक्वेशन में i की वैल्यू क्या होती है रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में, एम के स्क्वायर, वो पुट कर दिया, तो m मास है तो ये मास कैंसिल आउट हो जाएंगे, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, दिस वुड बी आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये कैपिटल आर क्या है, रेडियस है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स F इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा बाई 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा गया है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। नाउ टी, ये टी क्या है, ये टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट। सपोज ये बॉडी है, इस इंक्लाइन प्लेन की हाइट h है, ठीक है, तो अगर इस हाइट से एक बॉडी को नीचे की ओर गिराया जा रहा है तो इस हाइट तक, यहां पे पहुंचने तक इसे जितना टाइम लगेगा उसकी फॉर्मूला है ये 1 बाई साइन थीटा इंटू रूट अंडर 2h बाई जी इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। नाउ एक और केस है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है कि प्योर रोलिंग का कंडीशन, प्योर रोलिंग का कंडीशन क्या होगा जब फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, यही होगा ना, है ना, ये क्या हो जाएगा प्योर रोलिंग का कंडीशन। तो F क्या है, mg साइन थीटा बाय 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर शुड बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन को क्या लिखते हैं, एम जी कॉस थीटा। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो ही प्योर रोलिंग होगा। तो अब देखो इस केस में अगर ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, एक स्फीयर हो सकता है, एक डिस्क हो सकता है, एक रिंग हो सकता है, एक सिलेंडर हो सकता है, तो इस केस में क्या करेंगे, जहां जहां आई है वहां पे इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम दे देंगे, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख देंगे। रिंग के केस में क्या होती है, अगर ऐसा हुआ तो एम आर स्क्वायर है, डिस्क के केस में क्या है तो 1/2 एम आर स्क्वायर है, तो ऐसे यहाँ पे पुट करते जाएंगे और उस हिसाब से एक्सेलरेशन आ जाएगी। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि कौन सा ज़्यादा एक्सेलरेट करेगी, कौन सा कम एक्सेलरेट करेगी। तो कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो उससे हम बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका रिप्लेस करके उसके जगह पे, एक्सेलरेशन की जगह पे डाल के हम इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है लॉज ऑफ रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के लॉज, तो जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमने पढ़ा था, उसमें 3 लॉज पढ़े थे, उसी के एनालॉगस रोटेशनल मोशन के ये 3 लॉज है। पहला लॉ क्या कहता है, बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन, है ना। जब तक, कब तक ऐसा रहेगा, जब तक अनलेस एनी एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड। बट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में क्या था, तब तक वो रेस्ट पे रहेगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो रहा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन अबाउट अ गिवन एक्सिस अनलेस एन एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। तो ये था पहला लॉ। ठीक है, एनालॉगस है, फोर्स की जगह पे क्या है, टॉर्क है। टॉर्क क्यों, क्योंकि टॉर्क ही तो टर्निंग इफेक्ट देगा। ओके, नाउ the rate of change of angular momentum of a body is directly proportional to the external torque applied। वहां पे क्या था, rate of change of linear momentum is equals to the external force, यहाँ पे torque। ठीक है, और एक देख लो, when a rigid body A exerts a torque on another rigid body B, एक rigid body दूसरे rigid body पे अगर फोर्स टॉर्क अप्लाई कर रहा है तो दूसरा रिजिड बॉडी वो भी सेम इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट ऑफ टॉर्क उस पे अप्लाई करेगा। अभी वो हेलीकॉप्टर वाला एग्जांपल फिर से समझो, क्या था, ये हेलीकॉप्टर थी, है ना,
ये प्रोपेलर है, उसका रोटर है, तो ये इसे कुछ एक टॉर्क दे रहा है, ठीक है। सपोज ये टॉर्क दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा, ये जो बॉडी है इसकी, ये भी इसे इक्वल एंड ऑपोजिट टॉर्क देगी, ठीक है। तो इसलिए क्या होगी, अगर ये ऊपर अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना चाहेगी, बट अगर ऐसे घूमते रहे तो आगे कैसे जाएगी। बस इसी को कैंसिल आउट करने के लिए एक और रोटर लगाया जाता है जो इसके मोशन को रेस्ट्रिक्ट करता है और सीधा जाने पे मजबूर करता है। तो ठीक है, तो ये क्या थे 3 लॉज। दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द थर्ड लॉ। टॉर्क on one body, another body B in contact with it, the body B would exact an equal and opposite torque on the body A. Okay, तो यहां पे एक्सटर्नल टॉर्क को क्या किया गया, 0 किया गया, so that the angular momentum is conserved. ठीक है, तो ये था हेलीकॉप्टर वाला एग्जांपल। ओके, तो यहां पे हमने पढ़ लिया लॉज ऑफ रोटेशनल मोशन, और इस हिसाब से रोटेशनल मोशन का चैप्टर जो है, इसके कंसेप्ट जो है यहाँ पे खत्म होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कंसेप्ट्स फ्रॉम द चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन के सारे कंसेप्ट अब तक खत्म हो चुके हैं। अब हम इसके मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस और इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो ये सब जानने के लिए बने रही है लर्नो हब के साथ, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर, हैव अ ग्रेट डे।